गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक जो है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। और रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कि सेटलमेंट क्या होता है, अधिवास क्या होता है। तो मानव समुदाय के निवास के योग्य ग्रहों का जो समूह होता है वो अधिवास कहलाता है, जो कि निवास के साथ ही आर्थिक क्रियाकलापों से भी संबंध होता है। ठीक है। मानव जीवन में आवास का महत्व जो है वो भोजन और वस्त्र के उपरांत तीसरे स्थान पर है, ये हम सभी जानते हैं, ऐसा हंटिंगटन का भी कहना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये इस तरह का ये ग्रामीण अधिवास की फोटो है और ये नगरीय अधिवास की है। यानी कि रूरल सेटलमेंट जो होता है वो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वहां पे, और अर्बन सेटलमेंट जो है वो वहां पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वो फास्ट पेस्ड लाइफ वहां की होती है। अब सेटलमेंट के बारे में ए एन क्लार्क जो है उन्होंने जो परिभाषा दी है, अगर हम उसको देखें तो मानव निवास का कोई भी स्वरूप, यहाँ तक कि एकल ग्रह भी अधिवास हो सकता है, यद्यपि यह शब्दावली प्राय ग्रह समूह के लिए रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। हडसन ने कहा है कि भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है मानवीय अधिवास कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिवास से तात्पर्य उन मानव निर्मित ग्रहों के समूह से होता है जिसके अंतर्गत जन समूह द्वारा निर्मित एक दो ग्रह के मिलने से बनी पल्ली या पूर्वा से लेकर के बड़े बड़े नगर महानगर जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अधिवास का अर्थ जो है वो बहुत ही व्यापक है, यानी कि एक पूर्वे से लेकर के एक महानगर तक सभी अधिवास की श्रेणी में आते हैं। अधिवास जो है इनको दो प्रकारों में या दो रूपों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि हमारे टॉपिक से ही आप लोगों को लग गया होगा। एक होते हैं ग्रामीण अधिवास और दूसरे होते हैं नगरीय अधिवास। ये जो वर्गीकरण है ये मुख्यतः वहां उनके कार्यों की प्रमुखता के आधार पर किया जाता है अधिवासों की। ग्रामीण अधिवास जो होते हैं इनमें जो लोग रहते हैं वो कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य कार्य आदि प्राथमिक कार्यों की प्रमुखता होती है यहाँ पर। ग्रामीण अधिवास जो है वो गांव कहलाते हैं, और नगरीय अधिवासों की तुलना में इनका आकार जो है वो लघु और संरचना सरल होती है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये नगरों की अपेक्षा पिछड़े हुए होते हैं। अब अगर हम नगरीय अधिवास की बात करें तो इसमें लोग जो होते हैं वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न होते हैं, जबकि ग्रामीण अधिवास में अधिकांशतः लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। नगरीय अधिवासों का आकार जो है वो विस्तृत होता है, संरचना जटिल होती है। नगरीकरण विकास का प्रतीक है। नगरीय जनसंख्या की सघनता के साथ साथ इनकी गतिशीलता भी अधिक होती है। विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या जो है वो नगरीय नगरों में निवास करती है, और वहां पर ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो कम होता है, जबकि जो पिछड़े हुए या विकासशील देश जो है वहां पर अधिकांश जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है, और मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन आदि प्राथमिक क्रियाएं जो है वो उससे अपनी जीविका प्राप्त करती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवास के बारे में। तो जिन अधिवास के निवासी मुख्यतः कृषि, पशुपालन आदि यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं वे ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। जैसे कि वन काटने वाले यानी कि लकड़ी काटने वाले, खान खोदने वाले, शिकार करने वाले, जंगलों से या पर्वतों से कंदमूल आदि एकत्र करने वाले लोग जो है वो यहाँ निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, आय स्रोतों का अभाव होता है, जिसके कारण ये अधिवास लघु और सीमित आकार के होते हैं, तथा लकड़ी, पेड़ पौधों की पत्तियां, पत्थर, ईंट आदि के ये अधिवास जो है ये यहाँ के घर जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। विश्व में सर्वाधिक अधिवास ग्रामीण अधिवास के रूप में है, और ग्रामीण अधिवास जो है वो खुले देहात और विस्तृत भूमि पर अधिक दूर दूर बने हुए होते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार की अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें इनके प्रकार और प्रतिरूप दोनों के बारे में बात करनी है, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के। तो सबसे पहले हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार की बात करते हैं।
तो ग्रामीण अधिवासों को उनकी स्थिति, आकारिकी, समूहन और ग्रह अंतराल यानी घरों के बीच में जो दूरी होती है उसके आधार पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि ग्रामीण अधिवासों को विभिन्न मकानों के समूहन, एकत्रीकरण, उनके बसाव प्रतिरूप, उनके बीच की दूरी के आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है। प्रकार जो है, प्रकार और प्रतिरूप में हमें अंतर पता होना चाहिए। तो प्रकार जो है उसमें क्या होता है कि किसी बस्ती में मकानों की संख्या कैसी है और उनके बीच की दूरी जो होती है उसके आधार पर अधिवासों का जो प्रकार है वो निश्चित किया जाता है। ठीक है। जैसे कि एकाकी, संयुक्त, संलग्न, ये जो है ये अधिवासों के प्रकार कहलाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास की, जिसे आइसोलेटेड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट भी कहा जाता है। इन बस्तियों को बिखरी हुई या छितरी हुई अधिवास भी कहते हैं। इन बस्तियों में अलग अलग बसे हुए घर, कृषि कार्य, फार्म स्टे या वास गृह होते हैं। यहाँ की विशेषताएं अगर हम देखें तो ग्रामीण अधिवास में ग्रहों की संख्या इनमें कम होती है एकाकी अधिवासों में, और प्रत्येक घर एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होता है। अधिवास का आकार छोटा होता है। ग्रहों में एक या दो परिवार ही रहते हैं। अधिवास का एकाकीपन रहता है और प्रकीर्ण अधिवास की प्रवृत्ति जो है वो अपकेंद्री होती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है। मकान चाहे पक्की ईंट के, पत्थर के बने हो या छप्पर झोपड़ियों के हो, या फिर यूएसए आदि बड़े जो विकसित देश है वहां की भांति सीमेंट, कंक्रीट, लोहे के बने हो, यदि एक दूसरे से पृथक पृथक है, बीच में अधिक दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि छोड़कर बसे हुए हैं, तो वो एकाकी अधिवास कहलाते हैं। अधिवास में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे प्रकीर्ण अधिवास जो है ये इनके कुछ आधार होते हैं, किन आधारों पे ये बसे हुए होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक आधार, कि प्राकृतिक आधार पर प्रकीर्ण अधिवास जो होते हैं वो बसाए जाते हैं। तो जिन भागों में प्राकृतिक दशाएं जैसे कि स्थिति, जलवायु, मिट्टी, जलाशय, वन, जीव जंतु आदि मानव निवास के उपयुक्त नहीं होते हैं, वहां पर प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं हैं, वहां पर एकाकी अधिवास बनाए जाते हैं, जैसे कि पर्वतीय पहाड़ी भागों में। ठीक है। फिर घास के मैदानों में, जैसे कि पूर्वी सोवियत संघ के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के स्टेपीज घास के मैदान, या कनाडा, यूएसए के प्रेरीज मैदान, अर्जेंटीना के पंपास, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के वेल्स और नॉर्थ अफ्रीका के सवाना, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स जो घास के मैदान है वहां पर भी हमें प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। या बंजर और अनुपजाऊ मरुस्थली भूमि जो हो गई या मरुस्थली प्रदेशों में, वहां पर हमें प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो पूर्वोत्तर या पहाड़ी प्रदेश है, क्षेत्र है, शिवालिक श्रेणियों के तलहटी जो है, या जम्मू कश्मीर की घाटी, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवास मिलते हैं। अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी जो है वहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो वहां के पर्वतीय भागों में भी, या स्थलाकृतिक दृष्टि से जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं या दलदली क्षेत्र होते हैं, कंकरीली पथरीली भूमि होती है, वहां पर भी हमें एकाकी अधिवास जो है वो देखने को मिलते हैं। ये तो बात हुई प्राकृतिक आधार की। अब हम सांस्कृतिक आधार की बात करें तो जीविका के लिए आर्थिक संसाधनों के अभाव के क्षेत्र जो हैं वहां पर प्रकीर्ण अधिवास मिलते हैं, जैसे कि बंजर, दलदल जैसे अनुपजाऊ भूमियों पर, जिन भूभागों में हिंसक या जंगली पशु, चोरों, लुटेरों, आक्रमणकारियों आदि के द्वारा मनुष्य को खतरा होता है, वहां पर ये लोग कम होते हैं, जबकि सुरक्षित स्थान जो होते हैं वहां पर एकाकी अधिवास अधिक होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना के जो कृषि फार्म या कृषि गृह है या वास गृह है घास मैदानों में, यहाँ के वो एकाकी अधिवास के एग्जाम्पल्स हैं। अब एकाकी अधिवास जो है इनके अगर हम गुणों की बात करें तो ये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं। कृषक जो है वो अपने फार्म गृह में अपने परिवार के साथ खेतों पर ही रहते हैं विकसित देशों में, और फसलों की देख रेख करते हैं। कृषि कार्य में वो अधिक समय दे पाते हैं। कृषक उन्नतिशील कृषि तकनीकी नवीन ढंग से कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। सीमित भूमि और अभावग्रस्त क्षेत्रों में सघन की अपेक्षा एकाकी अधिवास जो है वो लाभदायक होते हैं।
अब एकाकी अधिवास के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये निराशाजनक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का पारस्परिक सहयोग, सहकारिता, सौहार्द आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दोषपूर्ण होते हैं, जैसे जिन भागों में हिंसक पशु या चोरों का, लुटेरों का, आतंकवादियों का भय होता है, वहां पर एकाकी अधिवास जो है वो सुरक्षित नहीं होते हैं। सामुदायिक सुरक्षा का यहाँ पर अभाव मिलता है। अगर ये आप लोग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो है ये एकाकी अधिवास के उदाहरण है। देखो ये यहाँ पर बहुत दूर दूर एक एक दो दो तीन घर जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। ये जो है ये संयुक्त है, यानी कि दो चार घर जो होते हैं वो साथ में होते हैं। ये पुंजित है, जो कि अधिवास जो है वो बहुत सघन बसे हुए, ये अपखंडित है, ठीक है। तो इनके बारे में हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। हमने प्रकीर्ण अधिवास या एकाकी अधिवास की आज बात करी है, बाकी के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।